जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आईटीबीपी ने स्पोर्ट्स पर्सन्स की वैकेंसी निकाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, पोर्टल भी लाइव हो चुका है, सभी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट ये आ रहा है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और मेरिट कैसे लगेगी। तो मैं आपको बताऊँगा कि इस वीडियो के अंदर में कि आपकी इस भर्ती के अंदर में मेरिट कैसे लगेगी, क्या आपका ट्रायल होगा कि नहीं होगा, क्या रिटन एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये फॉर्म निकला है, 133 पदों की यहाँ वैकेंसी निकाल दी गई है। टोटल अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो 27 स्पोर्ट्स पे ये वैकेंसी निकाली गई है। मेल कैटेगरी में 70 पद हैं और फीमेल कैटेगरी में 63 पद हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका मेन जो है, आप जानते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की भर्ती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास में स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, लेकिन उसका भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने गेम खेला था 5 साल पहले और फिर तब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास में जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो एक स्पेसिफिक डेट के बीच में होनी चाहिए। तो वो डेट क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में साफ बता दिया गया है कि ओनली दोज प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड और वॉन मेडल इन द लेवल ऑफ कंपटीशन मेंशन्ड इन टेबल बिलो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 अप्रैल 2023 टू 2 अप्रैल 2025। आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट रहेंगे दोस्तों, वो आपने फिर किसी भी लेवल पे आपने गेम खेला हो और किसी भी लेवल पे आपने मेडल जीते हो या सिर्फ आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हो, आपने ध्यान देना है कि वो जो आपका गेम का पार्टिसिपेशन है वो होगा 3 अप्रैल 2023 से 2 अप्रैल 2025। इन 2 साल के बीच में अगर आपने गेम खेला है दोस्तों, तभी आपने इस फॉर्म को भरना है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि कैंडिडेट बोलेंगे सर मैंने एक ही 2 साल के अंदर में मैंने जो है, फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है जो बॉक्सिंग खेलता है और बॉक्सिंग के अंदर में उसने इन 2 साल के बीच में, ये जो ब्रैकेट दिया गया, इन 2 साल के बीच में उसने 3 बार जो है गोल्ड मेडल अचीव कर लिया है। तो दोस्तों उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका जो अचीवमेंट है, जो आपने मेडल अचीव किया है, उसमें हाई सबसे टॉप लेवल का जो आपने स्पोर्ट्स खेला है जिस कैटेगरी से, उसमें आपको जो मेडल मिला है वही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने 3 गोल्ड मेडल जीते हो, तीनों गोल्ड मेडल के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये आपने यहाँ पे लिख भी दिया है, इफ़ एनी कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड मोर देन 1 मेडल इन पार्टिकुलर कंपटीशन, इन दैट केस ही और सी शैल बी अवार्डेड मार्क्स ओनली द हाईएस्ट मेडल पोजीशन सिक्योर्ड इन द कंपटीशन एंड मार्क्स गिवन टू हिम फॉर सेपरेट कंपटीशन शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपने अगर कितने मेडल जीत लिए हों, सबसे हाईएस्ट लेवल वाला जो मेडल होगा उसके ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब बात आती है कि मार्क्स कैसे अलॉट होंगे, ट्रायल होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ट्रायल जो है आपका नहीं लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन में भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। आपके पास जो भी मेडल्स हैं उसके बेस पे ही मेरिट लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी के स्पोर्ट्स कोटे में हर साल इस प्रकार से ही जो है मेरिट लगाई जाती है। मार्क्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कंपटीशंस हैं, यहाँ पे आपका मेडल्स का लिस्ट दिया हुआ, गोल्ड सिल्वर मेडल, और ये लिखा हुआ पार्टिसिपेशन। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसने ओलंपिक गेम्स में अपना कोई पार्टिसिपेट किया था, तो अगर वो गोल्ड मेडल लेकर के आ गया तो उसको 100 मार्क मिल जाएंगे। अगर सिल्वर मेडल लेके आया तो 96, ब्रॉन्ज लाया तो 92, और सिर्फ उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसको 80 मार्क मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने एसएएफ गेम्स के अंदर में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे अगर वो गोल्ड लेके आया तो 100 मार्क देंगे उसको, सिल्वर लाया तो 36 मार्क्स, ब्रॉन्ज लाया तो 32 मार्क, और केवल पार्टिसिपेशन किया था तो 26 मार्क। तो आप यहीं से साफ देख सकते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट जो ओलंपिक में गया था और गोल्ड लेके आया तो 100 मार्क मिल गए मेरिट के लिए, और वहीं ऐसे कैंडिडेट जो एसएएफ गेम में गया और वहाँ पर वो गोल्ड लेके आया है तो उसको मिलेंगे 40 मार्क्स। सीधा यहाँ पे 60 मार्क का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, उसको ज़्यादा दिया जा रहा है ना, क्योंकि उसने हाई लेवल पे, उस लेवल पे अपने आप को जो है रिप्रेजेंट किया है, मेडल भी लेके आया है। इसी हिसाब से दोस्तों आपकी मेरिट लगेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास में मेडल्स हैं और एक अच्छे लेवल पे आपने गेम खेला है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिएगा। अदरवाइज सिर्फ आपने पार्टिसिपेशन किया है तो मेरे हिसाब से सिर्फ फॉर्म को भरने का मतलब रहता नहीं, क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनके पास अच्छे खासे मेडल्स हैं और वो इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप फॉर्म को भर दीजिएगा, एक एक्सपीरियंस मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे फॉर्म को नहीं भरते हैं कि नहीं भाई हम इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है, क्योंकि अमूमन जो ओलंपिक्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, एशियन गेम्स हैं, वो इस वैकेंसी के लिए अमूमन ज़्यादातर फॉर्म नहीं भरते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है।
और आप यहाँ देखेंगे कि जो कुछ एक गेम्स को छोड़ करके बाकी के नेशनल गेम्स और यूथ जूनियर गेम्स, इसमें आप गोल्ड सिल्वर मेडल लाए हैं तो आपको जो है मिल रहा है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, ओलंपिक गेम्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, यूथ के हैं, एशियंस हैं, यहाँ पे सिर्फ अगर हमने पार्टिसिपेशन भी कर दिया है तब भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे रहेगा? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जाहिर सी बात है, जो इंटरनेशनल लेवल के अंदर में जो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेकर आया है, तो जाहिर सी बात है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। और वहीं दूसरी बात, अगर कोई नेशनल लेवल के अंदर में सीनियर हो या जूनियर्स हो, है ना, तो उसमें अगर कोई मेडल लेके आया है तो उसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस को जब आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक पेज मिलेगा जिसमें लिख दिया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा, आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपका जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में दोस्तों आप जब भी जाएंगे उससे पहले आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और ये हो जाने के बाद में आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है चेक किए जाएंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो आपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके पास में वो सब लगा दीजिएगा और वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में आपने उसकी जेरॉक्स कॉपी लेकर के जानी है, फ़ोटोज़ लेके जानी है और वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कर ले जाएंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट है उससे ही डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट जो ओबीसी से बिलोंग करता है और वो छूट चाहता है एज के अंदर में, तो आपने जो अपने स्टेट से ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया है वो तो लेके जाना है। साथ में डिपार्टमेंट ने भी ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, EWS NOC इसका एक फॉर्मेट दिया है जो कि आपको नीचे दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। उसका प्रिंट निकालना है, उसको भी आपने बना के लेके जाना है। अगर वो लेके नहीं जाते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे चेक हो जाएंगे। चेक हो जाने के बाद दोस्तों फिर आपका जो है होगा PST में आपका हाइट है, वेट है और चेस्ट, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे चेक की जाएगी। ये भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों हर एक चीज़ आपकी चेक की जाएगी, आँखें होंगी, ब्लड हो गया, एक्सरे है, BP, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी। और मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उससे में मेडिकल में पास नहीं कर पाया है, उसको दोबारा बोला है री मेडिकल के लिए, तो उसका री मेडिकल भी लिया जाएगा। और जब वो क्वालिफाई करता है तो उसके बाद में लगेगी दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट, और मेरिट के अंदर में जिसके अच्छे मेडल्स हैं उसका इसमें नाम आ जाना है। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे ना तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जैसे कि कोई सर्विस करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको NOC देनी पड़ेगी। नीचे आएंगे आपको कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको ये ओबीसी का सर्टिफिकेट ये निकालना पड़ेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ओबीसी का एको सर्टिफिकेट देने को मिल जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे एनेक्स बना के यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं। तो इस सर्टिफिकेट आपने निकाल लेने हैं और निकालने के बाद में इसका प्रिंट आउट लेकर के जाकर के अपने अथॉरिटी साइन करके लेकर के जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इस प्रकार से मेरिट लगेगी। कोशिश की चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।